नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन की, जो नई दिल्ली में हो रहा है और आज से इसकी शुरुआत हुई है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है इस दौरान, जो प्रमुख बातें रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो अफ्रीकन कंट्री है उसे G20 में शामिल करने की जो उन्होंने वकालत की थी उस पर मोहर लगी है, और साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से कहा कि भारत ने इस दौरान, जो पिछले साल भर में प्रेसिडेंसी भारत को मिला था, इस दौरान भारत में किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, हम दोनों से आपको रूबरू कराएंगे और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जो उन्होंने जो प्रमुख बातें कही हैं। सबसे पहला प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आपकी नजर में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओपनिंग रिमार्क्स था। इस दौरान उन्होंने मोरक्को में जो प्राकृतिक आपदा, एक तरीके से जो अभी भूकंप आया था, उसके प्रति संवेदना व्यक्त किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जो 21वीं सदी का यह समय है, यह पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने का समय है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री के इसी स्टेटमेंट पे हम कमेंट लेते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि ये 21वीं सदी का जो ये समय है, ये पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकता है। देखिए उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने आज मोरक्को में जो भूकंप आया उसमें उसके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त किया। और एक जो लीडर का कर्तव्य होता है कि जब भी कहीं संकट होता है देश और दुनिया में, तो वो आगे आके खड़ा होता है। तो भारत ने आज साबित किया कि वो संकट के समय, जब दुनिया में कोई संकट पैदा हुआ, तो सबसे आगे मदद करने के लिए तैयार। और ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसके लिए उन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए कि उन्होंने एक लीडरशिप का जो गुण होता है उसको प्रदर्शित करने का काम किया। इसके अलावा जो G21 का जो समिट चल रहा है, आज से शुरू हुआ है, तो इसमें दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। और आप समझ सकते हैं इसकी महत्ता क्या है कि जो वर्ल्ड पावर है, इसका जो GDP है 60% से ज़्यादा, 80% के आसपास GDP का ये प्रतिनिधित्व करने वाला। इसमें 20 कंट्री हैं, 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन, ये सभी मिलकर इसको कैटर करते हैं। नहीं, अब अगर आप अफ्रीकन यूनियन का जो आज सम्मिलित किया गया है, अगर इसको जोड़ लेते हैं, अब 21 हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर, ये शक्ति के रूप में उभर कर आया है। और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जिस तरह से भारत ने आयोजन किया है, जिस तरह से भारत ने सारी व्यवस्था को अंजाम दिया है, और जिस तरह से नेतृत्व प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, वो ऐतिहासिक है। और ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और खास करके जो ग्लोबल लीडरशिप का मामला है, जो अफ्रीकन यूनियन का मामला है, अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं, उन देशों को सम्मिलित करने का काम भारत किया है। जबकि ग्लोबल साउथ में जो राष्ट्र आते हैं उसमें चीन भी माने जाते हैं, और
भारत है और अफ्रीका का कंट्री है, इसके अलावा ब्राजील है उसमें। हालांकि साउथ तो ग्लोबल लगातार प्रधानमंत्री का ये फोकस भी रहा है कि अभी एशियन समिट हुआ था, एशियन अभी जब वो इंडोनेशिया में गए थे जकार्ता में, उस दौरान भी उन्होंने इसी तरीके से वकालत किया था कि भारत की जो नीति है, वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, उसके तहत पूरी दुनिया जो है वो एक दायरे में आनी चाहिए और जिनके जो अगर दुनिया का वो प्रॉब्लम है तो वो हर किसी का प्रॉब्लम होना चाहिए। इस नज़रिए से सोचने की जरूरत है। और जब प्रधानमंत्री का जो भाषण चल रहा था उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है वो होना चाहिए। कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट को अगर आपको डील करना है, जैसे अगर दुनिया में वार की स्थिति पैदा हो रही है, इस तरह की चीज़ें अगर हालात पैदा हुए तो उसमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत की जो विदेश नीति है समावेशी विदेश नीति है, जबकि चीन की जो विदेश नीति मानी जाती है मौका परस्ती नीति मानी जाती है। भारत दुनिया में शुरू से अगर देखें तो विकसित देशों का नेतृत्व करते रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से अगर आप देखेंगे विकासशील देशों का नेतृत्व करता था भारत। तो भारत का जो खास करके अफ्रीकन मुल्कों से बहुत पुराना रिश्ता है। चीन तो अब निवेश कर रहा है और निवेश तब कर रहा है चीन उन देशों में जब उसे पता चला कि वहाँ प्राकृतिक संसाधन काफ़ी उपलब्ध है। तो चीन सिर्फ अपने फायदा के लिए काम करता है, जबकि भारत किसी भी राज्य देश की तरक्की के लिए काम करता है, उसके साथ बराबरी का संबंध रखता है, चाहे वो छोटा देश हो बड़ा देश हो, उसको पूरा मान सम्मान भारत देने का काम करता है। तो जो समावेशी विकास कह सकते हैं या समावेशी विदेश नीति कह सकते हैं, वो भारत उसमें दिखाई पड़ता है कि भारत की जो नीति है सर्वश्रेष्ठ नीति है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं और आज दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई है और दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में नजर आ रहे हैं। आज कह सकते हैं आप दुनिया की राजधानी दिल्ली बन गई। दिल्ली न केवल आज भारत की राजधानी है बल्कि दुनिया की आज राजधानी बन गई है। और जिस तरह से बाइडेन से लेकर तमाम बड़े नेता आए हैं, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज देखे, जिस तरह से प्रधानमंत्री से मिलते हैं बाइडेन और जिस तरह से प्रधानमंत्री चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं उनको अपने सामने, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज बताता है कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। भारत का बढ़ा है, अब कितना अमेरिका से हमारा रिश्ता बढ़ा है और भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। खास करके जो हम अफ्रीकन मुल्कों की बात करते हैं तो आप देखिए कि 50, 60, 70 के दशक में भी 50-60 के दशक में भी भारत घाना का विकास या अफ्रीकन मुल्कों के विकास के लिए काम करते रहा है। लेकिन चीन उसके बाद आया। आज चीन निवेश कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ जब उसको पता चला कि वहाँ क्या प्राकृतिक संसाधन काफ़ी है तब हम उसका उपयोग करें। भारत का ऐसा नहीं, भारत का कई पीढ़ियों से रिश्ता है। घाना चले जाइए, नाइजीरिया चले जाइए, जो कई मुल्क हैं, क्यूबा चले जाइए, उन मुल्कों में आज भी भारतीय बहुत पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो भारत के लोग वहां की तरक्की में भागीदार बनते रहे। एक चीज और अभी और प्रधानमंत्री का जो इनॉग्रल स्टेटमेंट था उसमें हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चीजों को और आपको समझाते हैं कि कोविड-19 का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि उस दौर से किस तरीके से दुनिया ने निपटा। लेकिन उसके बाद जो एक दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो है कि विश्वास की कमी आ गई है। और वैसे में और आज के देश में जो दिख रहा है कि युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर के जरिए इस संकट पर जो है सकते हैं विजय हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो एक मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार फिर सुनते हैं। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। तो लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जो सबका साथ सबका विश्वास जो उनका एक मंत्र है, इसके जरिए एक पथ प्रदर्शक का रूप बना जा सकता है। तो हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज जो अपना ओपनिंग रिमार्क्स वहां पर हमारे साथ दूसरे मेहमान गोपाल पाठक जी हैं, कुलपति सरला बिरला विश्वविद्यालय के। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी। तो किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है वो आज किस तरीके से एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उन्होंने दिया है गोपाल जी? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया, G20 में आए हुए सभी अतिथियों का, और साथ ही साथ पहला संदेश जो उन्होंने दिया उस स्तंभ के बारे में जो उनके जहाँ पे मीटिंग चल रही है उससे थोड़ी ही दूर पर है, जिसमें मानवता के कल्याण का पहला संदेश दिया हुआ है। तो वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, 2500 वर्ष पहले का बना हुआ स्तंभ है। तो हमारे देश की वो संस्कृति रही है जिससे उन्होंने लोगों को अवगत कराया। साथ ही साथ जैसा आपने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, साथ में लेकर के चलने को जिस भावना के साथ उन्होंने कहा, ये दिखलाता है हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात जो हमारी वेदों में कही गई है, और उसके लिए हमारा देश भारत शुरू से ही बहुत आगे रहा। तो ये विचार जो जाएंगे इसका दूरगामी प्रभाव होगा। साथ ही साथ उन्होंने जो बतलाया कि पिछले दिनों हमने देखा कोविड की त्रासदी को देखा, और उसके बाद युद्ध की विभीषिका भी पूरा विश्व देख रहा है। तो भारतवर्ष हमारा हमेशा शांति का दूत रहा है, तो उसको कैसे समाधान किया जाए ताकि जो मानवता हमारी जीवित रहे, और मानवता को एक अच्छा संदेश देना है कि हम सभी मिलकर एक परिवार की तरह सभी का कल्याण सोचें और एक शांति की स्थापना हो समस्त विश्व में, और हम मिलजुल करके पूरे विश्व को आगे बढ़ाएं। चूँकि विश्व हमारा एक परिवार है, जो इसका बेसिक थीम भी है इस G20 का, वन फैमिली वन, तो एक परिवार की तरह हम रह रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम हमारा ऑलरेडी हमारी सिस्टम में एक तरीके से है हमारे देश की संस्कृति में है, संस्कृति में है हमारे। तो उस पर ही उनका एक संदेश रहा है, एक जोर रहा है उनका, और जो एक अच्छा संदेश देता है पूरे विश्व को एक संदेश देता है। विनय जी, अभी जो हम प्रधानमंत्री का ओपनिंग रिमार्क सुन रहे थे उसमें उन्होंने विश्व की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, फिर सिक्योरिटी के मोर्चे पर हो, साइबर सिक्योरिटी के मोर्चे पर, इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने एड्रेस किया कि कैसे हम एक ग्लोबल जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति है, इसके जरिए हम जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके सामने इस तरह की समस्याओं का निदान, एक मॉडल भी पेश कर सकते हैं। देखिए, अभी जो UPI है तो इसके माध्यम से जो पेमेंट सिस्टम है उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है, और दुनिया के जो मुल्क के लोग आए हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष आए, उन्हें भी UPI दिया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, और बड़ी संख्या में उसको लोग जान रहे हैं, और जान के बड़ा हतप्रभ है कि इतना इजी सिस्टम है, इतना आसानी से काम हो रहा है, इतने बड़े देश में, और इतने बड़े देश में, आबादी है बड़े देश में। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आम लोगों को बैंकों से जोड़ा, UPI से आज जोड़ा, और पूरा जो डिजिटल का टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के लीडर बनकर उभरे हैं, और दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं उन मुल्कों को भी UPI के बारे में हम बता सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, और उनके भी जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उनके भी जीवन को आसान बना सकते हैं। आज अगर आपको कोई सब्जी खरीदना हो या कोई चाय पीना हो, आप UPI रखिए, कोई ज़रूरत नहीं पैसे का, आप छोटे से छोटे जगह पर जाइए, पेमेंट करिए। तो जो आज
ये चीज हुआ है, ये विश्व बैंक या तमाम बैंकों का मानना है इसको करने में 50-60 साल लग जाता है, लेकिन 6 साल की अवधि में भारत ने जो अचीव किया है और प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व के कारण ये सफलता मिली। तो ये भी एक दुनिया में एक मैसेज जा रहा है, इसका मैसेज जा रहा है और हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और, प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट जो अभी आज इनॉग्रल स्टेटमेंट था उसमें एक आखिरी पॉइंट पे उन्होंने लगातार ये फोकस किया कि कैसे G20 जो प्रेसिडेंसी है ये भारत के भीतर और देश के बाहर भी एक इंक्लूजन, सबका साथ का प्रतीक बन गया था। और इस दौरान उन्होंने ये भी चर्चा किया कि किस तरीके से पूरे देश भर के 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें हुई और इसके जरिए भारत के हर व्यक्ति तक G20 क्या है, G20 किस तरीके से हो रहा है, सबको मौका दिया गया और लोग इसके बारे में जानने लगे। उन्होंने इसका एक और जब वो स्टेटमेंट क्लोज कर रहे थे तो उन्होंने जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसका कि गर्मजोशी से सब लोगों ने स्वागत किया। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, तस्वीर थी जो अभी आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गेस्चर के साथ, गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम किया। और हम पाठक जी से समझने की कोशिश करेंगे ये अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का क्या कुछ मैसेज होगा और इसका क्या पर्सपेक्टिव आपको नजर आता है। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है पूरे विश्व को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जैसा हमारी संस्कृति में रहा, हमारे विचारों में रहा, इस भारतवर्ष के विचारों में, कि समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुआ व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना समाज की ऊंचे पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है। अफ्रीका अभी अविकसित देश है, अनेकों समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं और खाद्यान्न की समस्याएं, माल न्यूट्रिशन में जूझता हुआ अफ्रीका। और उसका आह्वान किया उन्होंने कि इस अफ्रीकन यूनियन को इस G20 में शामिल करके, इस शामिल होने से उसको फ़ायदा होगा। जितने हमारे कॉमन समस्याएं हैं पूरे विश्व की, उसमें उसका फ़ायदा अफ्रीकन यूनियन को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक जोर दिया है क्लाइमेट चेंज की समस्याओं पर सभी लोग मिलके इसका समाधान ढूंढे, चाहे वो ओजोन लेयर डिप्लीशन की समस्या हो, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, या टेम्परेचर राइज जो हमारा दिख रहा है, जिससे आने वाले दिनों की स्थिति भयावह दिखती है। अगर अभी निदान नहीं ढूंढा गया, समाधान नहीं ढूंढा गया,
तो अफ्रीकन देशों की सहभागिता, वो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ी आबादी है, उसको हम किनारे या दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जैसा हमने कहा और मैं दोहरा रहा हूँ उस चीज़ को, इस देश की संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, तो अफ्रीका को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो स्टेप है, ये कदम है अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने का, उनमें एक आत्मविश्वास आएगा और हम मानवता की सेवा में जो हमारे स्तंभ पे लिखे हुए प्राकृत के शब्दों के साथ उन्होंने अपना उद्बोधन को शुरू किया, उसमें बहुत सटीक बैठता है। और वो लाइन भी हमारा आता है जो महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे, समाज अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना ऊपर वाले पायदान पे बैठा हुआ है। तो ये उनकी बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूँ समस्त विश्व इसका स्वागत करेगा और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम होंगे इस पूरे विश्व के आलोक में। पूरे विश्व के आलोक में इसका दूरगामी। विनय जी, आपसे एक कमेंट कि रांची में भी जैसे एक प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के तमाम जो शहर थे वहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी के तहत अलग अलग मंत्री समूह के ग्रुप के जो बैठकें थी वो भी हुई, रांची में भी ये बैठक हुई। तो ये जो फैसला हुआ कि G20 प्रेसिडेंस के दौरान जो इस तरह की बैठकें हुए, उससे क्या लगता है कि छोटे शहरों में आम लोगों तक इसकी पहुंच कैसे बढ़ी? देखिए, आम लोगों तक पहुंची और जो दुनिया के बड़े लोग हैं, जो दुनिया में डोमिनेट करते हैं, उनके प्रतिनिधि आकर पूरे देश को समझने और जानने का काम किए। पहले क्या था, भारत के बारे में जो छवि थी कि सांपों सपेरों का देश है, आज दुनिया में लीड कर रहा है भारत, आज टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है भारत, आज अमेरिका में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों का अध्यक्ष भारतीय है, आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एक भारतीय व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरा ससुराल है और हिंदू होने पर गर्व की बात कर रहे हैं। तो आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, काफी बढ़ी है। और जो साउथ, जो अफ्रीका को शामिल करने के बाद ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में आज नरेंद्र मोदी उभर कर आए हैं। जबकि इस होड़ में चीन के भी नेता लगे थे, रूस के भी नेता लगे थे, लेकिन सफलता मिली नरेंद्र मोदी को और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी, और ये एक बहुत बड़ी ताकत। और देखिए, भारत शुरू से भी जब विकासशील देशों का संगठन बना था तब भी अफ्रीका को साथ लेकर चलने का काम भारत करता था। तो भारत समावेशी विकास में जो आज विश्वास करता है, ये प्रधानमंत्री जी का। और आज दुनिया भर के लोगों ने जो भारत को देखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखने का काम किया, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक देखने का काम किया। तो भारत किस तरह से, कितना शक्तिशाली, कितना मजबूत है, ये दुनिया में गया, ये मैसेज दुनिया में एक मैसेज गया। आखिरी कमेंट आपसे गोपाल जी कि किस तरीके से आपको लगता है कि भारत की प्रेसिडेंसी में जो G20 हुआ और प्रधानमंत्री का जो आज रिमार्क्स था, ये मील का पत्थर साबित होगा? जी, आप पिछले एक साल से देखेंगे, ये दिसंबर से शुरू हुआ और 30 नवंबर तक की प्रेसिडेंसी, एक साल का पीरियड है। इसके पहले इंडोनेशिया G20 का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अभी इनका जो इंटरफेथ समिट हुआ था, G20 इंटरफेथ समिट 5 तारीख से 7 तारीख तक पूना में, मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। झारखंड से कुलपति को उन लोगों ने आमंत्रित किया था और वो मेरा सौभाग्य था, मुझे जाने का मौका मिला। मैं नहीं कहूँगा कि पहले वाले देशों में वैसी बातें नहीं हुई, पर जितनी चर्चा इस G20 भारतवर्ष की प्रेसिडेंसी की हो रही है और जितने मैसेजेस गया है पूरे विश्व में, शायद अभी तक ऐसा संदेश कहीं से नहीं गया था। मैं तो पिछले वर्ष की बात कर रहा हूँ। अगर आप तुलनात्मक करें, वैसे तुलनात्मक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, आप इंडिपेंडेंटली भी सोचें, तो जितने मैसेजेस इससे गए, इससे भारत, माननीय प्रधानमंत्री का कद तो निश्चित बढ़ा है, पूरे देश का कद बढ़ा है पूरे विश्व के पटल पे, क्योंकि खास करके वसुधैव कुटुंबकम, पूरे भारतवर्ष का कद बढ़ा है। ये वसुधैव कुटुंबकम का जो मैसेज उन्होंने दिया, जो आप याद करेंगे शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने जब इसकी चर्चा की और फिलॉसफी ऑफ वेदांत की चर्चा की, तो अमेरिका का वो हॉल, शिकागो का वो हॉल जिसमें 7000 लोग लगभग थे, 7 मिनट तक तालियां बजाते रहे थे कंटिन्यूअस। सिर्फ उनके एड्रेस करने से
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो संस्कृति उनकी वैसा नहीं ही थी। कुछ माहौल आज वैसा ही कुछ माहौल आज यहाँ पर दिखा आज हमारे प्रधानमंत्री भारतवर्ष में के बन ओपनिंग रहा है। रिमार्क्स के दौरान। और हमारे पास वक्त का अभाव है, हम चर्चा यहीं पे खत्म करेंगे। दोनों स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान का बहुत बहुत स्वागत कि आपने वक्त निकाला। तो प्रधानमंत्री के ओपनिंग रिमार्क्स पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से G20 प्रेसिडेंसी को लेकर भारत ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उसकी अध्यक्षता में जो ये पूरा साल भर चलने वाला जो समारोह है उसको लेकर आज दिल्ली में पूरे जो वर्ल्ड के बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका जुटान हुआ है और उनके साथ लगातार जो हम कह सकते हैं द्विपक्षीय बातचीत भी आज और कल तक ये चलेगी। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।